आइए आज होम्योपैथिक रेमेडी बेराइटा काब की इस बेहद दिलचस्प प्रोफाइल में गहराई से उतरते हैं। इस चर्चा में हमारा मकसद सिर्फ रटे रटाए शारीरिक लक्षणों की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल मानवीय पर्सनालिटी के पीछे के रहस्य को समझना है। मन और शरीर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इसकी गहरी समझ ही हमें इस रेमेडी के हर पहलू को बारीकी से देखने में मदद करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं उसे 1 घंटे तक पढ़ाती हूँ, 5 मिनट बाद पूछती हूँ तो बच्चा कहता है मुझे नहीं पता। ये लाइन सुनी सुनी लग रही है ना? माता पिता की एक क्लासिक और निराश कर देने वाली शिकायत हमें सीधे बेराइटा काब के रोजमर्रा के क्लिनिकल यथार्थ से जोड़ती है। सच कहूँ तो ये सिर्फ खराब याददाश्त या पढ़ाई में मन न लगने का कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरे पैटर्न का हिस्सा है जो इंसान के पूरे जीवन को आकार देता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके मूल तत्वों की, जो सिर्फ शारीरिक लक्षणों तक सीमित नहीं हैं। इस रेमेडी को सच में समझने के लिए हमें पाठ्य पुस्तकों में लिखे गए उन सतही लक्षणों से थोड़ा आगे सोचना होगा। अब देखिए, ड्वार्फिज्म या बौनेपन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में शारीरिक रूप से छोटे कद की तस्वीर आती है, लेकिन यहाँ इस शब्द को पूरी तरह से फिर से परिभाषित किया गया है। इसमें बौनेपन का मतलब सिर्फ कद का छोटा होना नहीं है। ये असल में एक ऐसी गहरी स्थिति है जहां मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पूरी तरह से रुक जाता है या बहुत ही धीमा हो जाता है। ये एक ऐसा विकासहीन चरण है जो व्यक्ति के हर छोटे बड़े काम में साफ झलकता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा होता क्यों है? स्रोत सामग्री इसके पीछे कई जैविक और पर्यावरणीय कारणों की ओर इशारा करती है। जन्म के समय गर्भनाल फंसने से ऑक्सीजन की कमी होना, सिर पर कोई गहरी चोट या फिर एक ऐसा सुस्त घरेलू माहौल जहां बच्चे को कोई मानसिक उत्तेजना ही ना मिले, ये सब वो ट्रिगर हैं जो इस रुके हुए विकास का कारण बन सकते हैं। और हाँ, कई बार ये माता पिता से आनुवंशिक लक्षणों के रूप में भी सीधे तौर पे आ सकता है। इन सब वजहों से जन्म लेता है एक लकवा मार देने वाला डर। ये शायद इस पूरी पर्सनैलिटी का सबसे अहम हिस्सा है। बाहर से जो सुस्ती या धीमापन हमें दिखाई देता है, वो असल में एक त्रासदीपूर्ण बचाव का तरीका है। ये अनुकूलन एक अत्यधिक लकवा मार देने वाले डर से पैदा होता है। ये डर कि हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। इस पर्सनालिटी में खुद को एकदम महत्वहीन समझने की भावना बहुत गहराई तक बैठी होती है, और यही चीज उनके हर व्यवहार को कंट्रोल करती है। उन्हें लगता है कि वो कुछ भी ठीक से कर ही नहीं सकते। आइए अब देखते हैं कि क्लिनिक के अंदर इनका व्यवहार कैसा होता है और ये दुनिया से छिपने की कोशिश कैसे करते हैं। कल्पना कीजिए, एक बच्चा क्लिनिक में आता है। वो पूरी तरह से अपनी माँ के पीछे छिपा हुआ है। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक रखा है, लेकिन उंगलियों के बीच से डरी हुई आंखों से झांक रहा है। और अगर आप कुछ पूछें तो जवाब मिलेगा सिर्फ एक शब्द में, हाँ या ना। ये शानदार तरीके से एक बेराइटा काब बच्चे के अत्यधिक निर्भर व्यवहार को दर्शाता है। बाहरी दुनिया उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जिससे छिपना उनके लिए सबसे जरूरी है। वे बस यही मनाते हैं कि कोई उनसे कुछ पूछे ही ना। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब सिर्फ बच्चों में होता है। बिल्कुल नहीं। जरा इस अविश्वसनीय किस्से पर गौर कीजिए। एक 45 साल का पूरा वयस्क आदमी क्लिनिक में आता है और अपने साथ 3 और लोगों को लेकर आता है। वो व्यक्ति अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और फिर चुपचाप बैठ जाता है, इस इंतजार में कि उसकी पत्नी उसके सारे लक्षण डॉक्टर को बता दे। सोचिए, शारीरिक रूप से वयस्क होने के बावजूद मानसिक रूप से छिपने की वही पुरानी प्रवृत्ति अभी भी मौजूद है। ये घटना हमें दिखाती है कि इन लोगों में एक एंकर यानी सहारे पर पूर्ण निर्भरता होती है। दुनिया की जटिलताओं से खुद को बचाने के लिए इन्हें एक माँ जैसी आकृति या किसी ऐसे जीवन साथी की सख्त ज़रूरत होती है जो उनके और बाहरी दुनिया के बीच एक ढाल बन सके। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अंदर से लगता है कि वो अकेले किसी भी स्थिति का सामना करने के काबिल ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी बौद्धिक क्षमताओं की। रटने की क्षमता और तर्क के बीच इनमें एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक उदाहरण लेते हैं। क्या होता है जब 300 चॉकलेट वाले गणित के सवाल को अचानक बदलकर 400 चॉकलेट कर दिया जाता है? ये सवाल असल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जांच का तरीका है, जो ये परखता है कि सीखा हुआ ज्ञान वास्तव में कैसे लागू किया जा रहा है। ये सिर्फ गणित का सवाल नहीं है, बल्कि तर्क और रटने की क्षमता के बीच एक लकीर खींचता है। और ऐसे में जो प्रतिक्रिया मिलती है वो पूरी तरह से चौंकाने वाले होती है। एक बेराइटा का छात्र पूरी तरह से रट्टा मारकर एग्जाम में 96% अंक ला सकता है, लेकिन अगर सवाल में एक छोटा सा बदलाव भी कर दिया जाए,
जैसे 300 की जगह 400 चॉकलेट, तो वो पूरी तरह से सुन्न हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। उनके लिए ये सीधे तौर पर आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें उस जानकारी पर अपना लॉजिक या तर्क लगाने की क्षमता पूरी तरह से गायब होती है। वे सिर्फ उसी चीज को दोहरा सकते हैं जिसे उन्होंने बिल्कुल वैसा ही रटा हो। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक ज़ेरॉक्स ऑपरेटर का बड़ा ही मशहूर किस्सा है। वो अपना रोज का काम बखूबी कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसे एक कागज के बजाय मोबाइल फोन की स्क्रीन से फोटोकॉपी करने को कहा गया, उसने घबराकर तुरंत मना कर दिया। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। किसी भी जाने पहचाने और पूरी तरह से रटे हुए प्रोटोकॉल से जरा सा भी भटकाओ उन्हें तुरंत पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। वे नयापन बिल्कुल नहीं संभाल सकते। इस पूरे कंसेप्ट को और गहराई से समझने के लिए समान रेमेडीज के बीच तुलना करना बहुत जरूरी है। आइए डिफरेंशियल डायग्नोसिस पर एक नजर डालते हैं। अगर हम बेराइटा कार्ब की तुलना कैलकेरिया कार्ब से करें तो बाहर से दोनों में विकास की देरी और निर्भरता दिखती है, लेकिन इनके पीछे का मकसद बिल्कुल अलग है। कैलकेरिया का मरीज ये मानकर चलता है कि सेवा करवाना उसका पैदाइशी हक है और अगर उसकी मांगें पूरी ना हो तो वो चिढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर बेराइटा का मरीज वास्तव में असहाय होता है। उसे तो ये भी नहीं पता होता कि अपनी भलाई के लिए क्या मांगना चाहिए, वो बस चुपचाप छिप जाना चाहता है। इसी तरह अगर हम सल्फर से तुलना करें तो ये अंतर और भी साफ हो जाता है। सल्फर का मरीज आपको बाहर से सुस्त लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप उसकी पसंद के किसी खेल या विषय की बात छेड़ेंगे, उसकी आंखों में तुरंत चमक आ जाएगी और वो जोश से भर जाएगा। लेकिन बेराइटा कार्ब के साथ ऐसा नहीं है। उनकी सुस्ती एक हमेशा बनी रहने वाली अवस्था है। ये सिर्फ किसी चीज में रुचि न होने की बात नहीं है, बल्कि ये उनकी वो वास्तविकता है जिससे वो बाहर आ ही नहीं पाते। चलिए अब इस पर्सनालिटी को वयस्कता यानी एडल्टहुड के चरण में फॉलो करते हैं और देखते हैं कि क्या वे कभी अपने इस डर से बाहर निकल पाते हैं और बुढ़ापे में इनके साथ क्या होता है। 24 साल, जी हाँ, एक IT वर्कर का यह किस्सा इस बात को बहुत ही सटीक तरीके से पकड़ लेता है। ये शख्स नई और अपरिचित जिम्मेदारियों से बचने के लिए प्रमोशन या नौकरी बदलने से हर कीमत पर बचता रहा। 24 साल तक एक ही डेस्क पर एक ही कोडिंग भाषा के साथ काम करना ये उनके लिए किसी बहुत बड़ी सफलता से कम नहीं है, क्योंकि ये रूटीन उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है और उन्हें नया कुछ भी सीखने के भारी जोखिम से बचाता है। तो सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है कि ये लोग वास्तव में काफी सफल और व्यवस्थित हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, बशर्ते उन्हें अपनी एक बहुत ही सीमित और आरामदायक दिनचर्या के भीतर ही रहने दिया जाए। वे अपनी तय की गई सीमाओं के भीतर बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें उस सेफ जोन से बाहर निकलने या कोई नया रिस्क लेने के लिए कहा जाता है, उनका वही पुराना लकवा मार देने वाला डर फिर से हावी हो जाता है। अगर समय रहते इनका सही इलाज न हो तो इस पर्सनैलिटी का संपूर्ण जीवन चक्र एक बहुत ही त्रासदीपूर्ण और मार्मिक मार्ग का अनुसरण करता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। बचपन से शुरू होने वाला ये अविकसित रहने और दुनिया से छुपने का सिलसिला एक ठहराव भरी वयस्कता से होते हुए अंततः समय से पहले आने वाले बुढ़ापे तक जा पहुंचता है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां इंसान वास्तव में कभी अपने डर से बाहर आ ही नहीं पाता। और जब बुढ़ापा आता है तो ये पर्सनालिटी वापस एक दूसरे बचपन की ओर लौट आती है। इस अवस्था में भूलने की बीमारी, शारीरिक रूप से अनाड़ीपन और अत्यधिक अनिर्णय की स्थिति देखने को मिलती है। वो चेक पर साइन करना भूल जाते हैं, कपड़ों पर खाना गिरा देते हैं या फिर टीवी खरीदने जैसी बहुत साधारण बातों पर अत्यधिक भ्रमित हो जाते हैं। और सबसे दुखद बात, उनका वो पुराना डर कि हर कोई उन्हें देख रहा है और उनका मजाक उड़ा रहा है, वो फिर से पूरी तरह सतह पर आ जाता है। तो आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस पूरी चर्चा के बाद क्या मूर्खता या सुस्ती को हम महज एक लक्षण मानेंगे या फिर भावनात्मक सुरक्षा के लिए एक इंसान की हताश पुकार के रूप में देखेंगे? इस नजरिए से पूरी रेमेडी को देखने का तरीका ही बदल जाता है। ये सिर्फ लक्षणों की कोई लिस्ट नहीं है दोस्तों, ये दुनिया से डरे हुए एक इंसान की कहानी है। यह समझ भविष्य के किसी भी क्लिनिकल अनुभव पर गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है यह चर्चा आपको सोचने पर मजबूर करेगी।